Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today, my topic is that we have to written on the blackboard. The topic is that mass and charge. It is very interesting topic. एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट्स को मास और चार्ज को लेकर काफी डिफिकल्टीज रहती है. तो वी हैव टू written here some important points regarding the mass and charge. What will be the mass? The first topic here written is it is a quantity of matter. किसी मैटर में जो कंटेन रहता है उसको हम मास कहते हैं. मास इज द एलिमेंट. इट इज द प्रॉपर्टी. चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है. चार्ज इज द फंडामेंटल कैरेक्टर. किसी मटेरियल में वो चार्ज एक कैरेक्टर है. कैरेक्टर का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज व्हाट इज कैरेक्टर, वो बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि जिस तरीके से आपकी बॉडी एक मटेरियल कंटेन करती है तो उसमें मास रहता है. लेकिन आपकी बॉडी में ही आपको एक झूठ बोलने की हैबिट होती है, आपको एक सच बोलने की हैबिट होती है माय डियर. तो वो झूठ और सच जो है वो आपका एक कैरेक्टर है, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है. और आप में ही बॉडी में कंटेन है मटेरियल की. वाटर भी है आपकी बॉडी में, कुछ मसल्स भी है, कुछ हड्डीज भी है, कुछ ब्लड भी है आपकी बॉडी में. ये सब मिलकर आपका क्या बन रहा है, एक मास. तो जिस तरीके से हमारे शरीर में झूठ और सच एक कैरेक्टर है जिसे बॉडी में ये पता करना मुश्किल है कि वो कहाँ रहता है. We are unable to find out this character, but we can explain, but we can feel the impact of this character. अगर हम सच बोलेंगे तो सोसाइटी हमको रिस्पेक्ट पे करती है, हमको इज्जत मिलती है, लोग हमारी तारीफ करते हैं. अगर हम इस झूठ कैरेक्टर को रखेंगे ज्यादा तो लोग हमारी बुराइयां करते हैं. लोग हमको कहते हैं क्या कि सर ये तो व्यक्ति खराब है. इसी तरीके से हमारी बॉडी में झूठ और सच जो कैरेक्टर है, ठीक इसी तरीके से बॉडी में एक कैरेक्टर और हो सकता है जिसका नाम है क्या, चार्ज. सो नंबर 2, mass is the fundamental property. You know that in the 11th class physics, mass is the fundamental property, but charge is the derived physical quantity because Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. Third point is that transfer of mass does not change the charge. अगर किसी बॉडी में से अगर हम चार्ज को ट्रांसफर कर दें तो उस बॉडी का मास नहीं बदलता. ट्रांसफर ऑफ मास डज नॉट चेंज द चार्ज. अगर किसी बॉडी में से मास को कम ज्यादा कर दिया जाए तो उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ट्रांसफर ऑफ चार्ज चेंज द मास. अगर हम किसी बॉडी के में से अगर हम चार्ज को ज्यादा कर दें या कम कर दें तो उसका मास बदल सकता है. We can understand here for this example. Suppose this is the body having the mass. Suppose something is 2 kilogram. Now this body में से अगर भी remove the electron, अगर उसमें से चार्ज कम कर दिया जाए और कितना चार्ज निकाल दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज अगर उस बॉडी में से रिमूव कर दिया जाए माय डियर, तो इस समय इसका जो मास है वो कम हो जाएगा. यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने से बॉडी का मास कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो उस बॉडी का जो मास है वो क्या हो जाएगा माय डियर, बढ़ जाएगा. इसलिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने से बॉडी का मास चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ मास करने से बॉडी का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नंबर 4 पॉइंट हियर रिटन इज इट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. Mass can be exist in this world without charge. Suppose this is the dot, this is the pen, this is the marker. It can exist without the charge. इस पर कोई चार्ज नहीं. We can exist without the charge. हमारे पर कोई चार्ज नहीं है बट हम तो है. इसलिए दुनिया में जो बॉडीज है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बॉडी किससे मिलकर बनती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम. और एटम प्लस एटम से मिलकर क्या बनता है माय डियर, मॉलिक्यूल. और आप सबको मालूम है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं है, तो एटम प्लस एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बना, तो मॉलिक्यूल्स पर भी कोई चार्ज नहीं है माय डियर. और मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या बनता है माय डियर, सब्सटेंस. जब मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज नहीं तो सब्सटेंस पर कोई चार्ज नहीं, बट सब्सटेंस में मास हो सकता है. इसलिए वी आर सेइंग टू यू कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास. अगर बॉडी ही नहीं होगी तो चार्ज कहां से आएगा. नंबर 5 पॉइंट, इट मे और मे नॉट बी कंजर्व. मास कंजर्व हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है. मास का मतलब कंजर्व
कंजर्वेशन का मतलब मास कैन बी क्रिएटेड और मे बी डिस्ट्रॉयड। सब बुक्स, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है या बचपन में आप लोग पढ़ते हैं कि मास डज नॉट चेंज, बट वी आर एक्सप्लेन टू क्लियरली हियर कि मास बदल जा सकता है, मास में चेंजेस आ सकती है whenever the body is moved with the speed of the light. It may be conserved. Charge is the property. So charge is the property. So property neither be created nor be destroyed. It may not be quantized. Mass जो है वो quantized नहीं हो सकता, but charge will always be quantized. It may not be quantized. It will be quantized. Mass may and may not be conserved. Mass but charge will be conserved. Okay, now it may not be quantized, it will be quantized. Now it is affected by the motion. Whenever the body moves with the speed of the light according to famous relation Albert Einstein equation, we know that m is equal to my dear m naught upon under root 1 minus v square upon c square. If you move with the speed of the light, my dear, then mass becomes very more. If the speed of light becomes v, then mass becomes infinite. So mass will be affected by the motion of the body, but my dear, charge does not affected by the motion of the body. इस बॉडी पर अगर कोई चार्ज है और इसको मूव कर दिया जाए तो इस बॉडी का चार्ज नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, इट नेवर बी नेगेटिव। मास जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर सो इट विल टेकन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव माय डियर, बट चार्ज इज नेगेटिव और पॉजिटिव because of you know that charge is contain electrons, then it will be negative. If it is contain protons, then it will be the positive. So charge is negative and positive. It is attractive. किन्हीं दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है, ये फेमस रिलेशन यू हैव टू रीड अर्लियर इन द 11th क्लास माय डियर, दैट विल बी द नेम इज फेमस ग्रेविटेशनल लॉ. Gravitational law, the force between two massive body will always be attractive, my dear, will always be attractive, will always be attractive, but force between the two charge may be attractive, force between charge may be repulsive. The force between charge may be attractive, the force between two charge will be repulsive, because you know that here when sometimes you are taking the body, suppose this one electron is negative, this one electron is negative, then force will be repulsive. Force will be repulsive, my dear. Or sometimes if you are taking, if this one is electron, my dear, this one is proton, then force will be attractive. If this one is electron, this one is electron, then force will be repulsive. This force will be repulsive, this force will be attractive. So this is okay, my dear students. Now we take the next topic. The next topic is that main important points related to Coulomb's law. Regarding Coulomb's, that is electric force. स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या अदर फोर्सेस है या वो जिन फोर्सेस को पढ़ चुका है वो सभी फोर्सेस जो हैं वो कंफ्यूज रहता है. तो वी आर एक्सप्लेन द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स. द इलेक्ट्रिक फोर्स नंबर 1, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन नेचर it is attractive and repulsive force. ये attractive भी होगा और repulsive भी होगा. तो आप सबको मालूम है कि this one is negative charge, this is the negative charge, that is the same kind of charge, then here will be take place repulsive. If this one is positive charge, this one is negative charge, that is the different kind of charge, so it will be the attractive. When the charge are of same kind, then will we take repulsion. If charge are of different kind, then will be attractive. So Coulomb force, that is electric force, will be here.
attractive as well as repulsive. Number 2, it is very strong force. It is a strong force. But actually, my dear student, you should remember in your mind, we have 3 forces generally. Number 1, gravitational force. Number 2, electric force. Or number 3 is nuclear force. So you should remember, my dear, here, the gravitational force is very weak force. Because suppose this is the body, body is kept on this palm with the help of gravitational force. We easily pull. इसको मैं आसानी से खींच लेता हूँ. मैं अपना जमीन से पैर आसानी से ऊपर कर लेता हूँ. अपने ये हाथ है, मैं आसानी से यूं कर सकता हूँ. Okay, now this is a very weak force. Gravitational force is very weak. ये बहुत ही weak force है. इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. In this universe, nuclear force, my dear, is very strong. Number 2, electric field is strong, but gravitational field is weak. So, generally, second point it is clear that the Coulomb force is strong force. Number 3, Coulomb's law is valid for point and rest charge. It is valid for point and rest charge. Here we are going to clear what is point charge. Rest charge तो सभी जानते हैं. Body is stationary, that is called rest. Body does not in motion, that is rest. But what is point? तो जनरली हम सभी स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम है. कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट बॉडी या दिस बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट बॉडी. दिस बॉडी इज नॉट कॉल्ड ए पॉइंट बॉडी. So there are the very critical situation to understand that. Sir, how can say what is the body is point body? So we are explain this body. This is the suppose Gwalior, and this is the Bombay. These two bodies are very big in size. So how can say they are treated as a point? The separation between this is nearly very high as compared to the size of the body. The distance between Bombay and Gwalior लगभग 1200 किलोमीटर. The distance between Gwalior to Bombay, Gwalior और Bombay की जो distance है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है as compared to Gwalior और Bombay का size. अगर बम्बई अगर 100 किलोमीटर भी चौड़ी बॉडी है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उससे 10,000 बड़ी है. इसलिए बॉम्बे और ग्वालियर को हम एक पॉइंट बॉडी की तरह समझेंगे. We can say explain such that this is the universe. This is the universe. In this universe, India will treat it as a point body because universe is very big and India is very small. So India will treat it as a point. Or suppose this is the India. Or in this India, your state, suppose MP, is very small, so MP is treated as a point body. In MP, suppose your city, that is Gwalior, it is very small, so it is called point body. In Gwalior, your house is a very small, so it is treated as a point body. In house, you treated as a very small body, so you becomes a point body. In you, your eye will be is a small body. तो स्मॉल बॉडी का मतलब ये नहीं कि जिसका साइज बहुत छोटा होगा. स्मॉल बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी का जो साइज है वो दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बॉडी की साइज से जब बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो हम बॉडी को पॉइंट साइज देते हैं. So it is clear in your mind, my dear, the Coulomb's law is valid for a point and rest body. Number 4 point, my dear, it follow the inverse square law. It follow the inverse square law. Inverse square law का मतलब होता है force is inversely proportional to the square of distance. यानी कि अगर आपके पास एक चार्ज है A, that is Q1, दूसरा चार्ज है आपके पास ये Q2, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है. अगर हम इस R को बढ़ा दें, अगर हम R को बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी. अगर R बढ़ेगा तो
तो फोर्स कम होगा। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो F और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ये होगा। डिस्टेंस के बढ़ने से ग्राफ कम होने लगता है, यानी कि जो फोर्स है वो कम होने लगा, इसलिए इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है दिस वन बॉडी, दिस वन इज द अनदर बॉडी, दिस बॉडी A having the charge q1, this body having the charge q2, the center से ये जोड़ा गया है, so that is the center, it is the distance. The force between two bodies which having the charge will act along the line joining their center. It will be attractive or it will be repulsive. It will be attractive or it will be repulsive, but should be along the line. The force will be acted along this, not this. Force ऐसे नहीं लगेगा. The force will be along this. The force will act along the line joining their center. The force will act along the line joining their center, so it is called a central force. The force acting along the line joining their center, so it is called central force. Next point, it will be the conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है इट डजंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। नाउ द नेक्स्ट इज दैट एक जो कंजर्वेटिव है ये सेंट्रल फोर्स है, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, इट नॉट फॉलो यूनिवर्सल लॉ। कूलॉम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, while gravitational law is universal law. Newton's gravitational formula, it will be a universal law because it depends on medium. अगर आपके पास एक बॉडी है, ये है, इसका चार्ज q है, ये दूसरी बॉडी है जिस पर चार्ज q है, दोनों के बीच में अगर मीडियम है, मीडियम का मतलब वाटर है, तो आपका जो फोर्स है वो चेंज हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाता है। और चेंज हो जाने से कितने टाइम्स हो जाता है? इट बिकम्स माय डियर 1/k टाइम्स। इट विल ऑलवेज रिड्यूस। It will not be a universal law. It is does not universal law. ये universal law को फॉलो नहीं करता है क्योंकि it depends on the medium. दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाएगा, कोई वाटर आ जाएगा, कोई मेटल आ जाएगा, कोई कॉटन आ जाएगा, एयर के अलावा कुछ और भी आ जाएगा, तो उसका फोर्स चेंज हो जाता है। और वो फोर्स कितना चेंज हो जाता है? 1/k टाइम्स हो जाता है माय डियर। और कैसा हो जाता है? डिक्रीज। Force in the presence of medium will always be decreased, my dear. So it does not follow the universal law. But remember in your mind, gravitational force is a universal law. Because gravitational force does not depend on medium. आपको सबको मालूम है कि सर मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बीच में कितने सैटेलाइट आपने भेज रखे हैं? ये फोर्स बदला नहीं आज तक, because it is a universal law. नंबर नेक्स्ट पॉइंट है सर ये कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज कूलॉम्स फोर्स जो है, वो डज नॉट डिपेंड बाय डियर ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। अगर आप इसके बीच में कोई तीसरा चार्ज रखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ही फॉर्मूले में लिखा है कि फोर्स डिपेंड ऑन द चार्ज। जिन दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स देखते हैं वो उन्हीं दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है, तीसरे चार्ज पर वो डिपेंड नहीं करता है। इसलिए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not depends on the presence of other charges, my dear. I think that you have to explain detail clearly कि कूलॉम्स फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके क्या मेन फीचर्स हैं। इसमें से तीन फीचर्स में से लास्ट फीचर आप सुन लीजिएगा कि इट इज नॉट वैलिड
below the 10 to the power minus 50 meter distance. It does not follow below the distance 10 to the power minus 15. अगर 10 to the power minus 15 मीटर से कम डिस्टेंस होगी my dear, तो you will go in atomic radius size. It means their force will be called a nuclear force, not Coulomb force. So it is also a short range. It is a short and long range forces also. ये बहुत पास के दो चार्जेस के बीच में लग सकता है और ये बहुत दूर की बॉडी में भी लग सकता है। अगर बॉडी पास है तो कूलॉम फोर्स लग सकता है दो चार्जेस बॉडी के बीच में। अगर बॉडी बहुत दूर है, अगर समझ लीजिएगा कि एक बॉडी अर्थ पर है और एक बॉडी अगर मून पर है, तो भी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है कब, कूलॉम फोर्स कब नहीं लगता है, जब आपके दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ एटम से कम हो जाती है, तब उसे कूलॉम फोर्स से नहीं जाना जाएगा, तब उसे जाना जाएगा माय डियर किससे, न्यूक्लियर फोर्स। सो नाउ द टुडे वी हैव टू कंप्लीट इट व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द चार्ज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स। आई थिंक दैट ऑल ऑफ द स्टूडेंट ये सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे ढंग से। कोशिश की है मैंने बेहतरीन समझाने की आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वी विल एक्सप्लेन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और होप दैट यू विल हैप्पी। ओके, थैंक यू।